नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो हमने डिस्कस किया था कि इस अधिनियम का जो विस्तार है वह कहाँ पर है। इसके साथ साथ हमने इसकी डेफिनेशंस देखी थी, जैसे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, उसके अलावा इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आएगा और जो सक्षम प्राधिकारी हैं वो कौन होंगे, ये सब चीज़ें हमने देखी। उसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, जैसे कि सेक्शन 3 के सूचना का अधिकार, यानी कि उसके अंदर कौन आवेदन कर सकेगा, यानी कि कौन एप्लीकेशन लगा सकेगा, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो सिटीजन्स होंगे यानी कि जो नागरिक हैं वह उसके अंदर परमिसिबल हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम पर्पज से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखा सेक्शन 4, जिसके अंदर बताया गया था जो लोक प्राधिकारी हैं यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनकी क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, यानी कि उनके ऊपर क्या बाध्यताएँ होंगी। तो हमने उसके अंदर देखा था कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो उनके वर्क्स हैं उन्हें उनको एक इंडेक्स फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना होगा, और जहाँ तक हो सके जो जानकारी अपलोड की जा सकती है या पब्लिक को दी जा सकती है उसे टाइम टू टाइम बेसिस पे या तो इंटरनेट के माध्यम से या अगर वो पेपर के माध्यम यानी कि समाचार पत्र है जो हैं उनके माध्यम से जो है पब्लिक को उसके बारे में जानकारी जो है टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस थी। इसके साथ साथ हमने देखा कि आखिर सेक्शन 6 के अंदर किस तरीके से आरटीआई का आवेदन लगाया जाएगा और किसको लगाया जाएगा। उसके अलावा हमने इसमें देखा कि या तो जो आवेदन है वो या तो एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, और यदि वो कैंसिल हो जाता है यानी कि उसको इनकार कर दिया जाता है तो उसका जो इनकार करने का कारण है वह आपको लोक प्राधिकारी द्वारा उस एप्लीकेशन के साथ दिया जाएगा। उसके खिलाफ अपील कहाँ होगी यह भी उसके द्वारा उसमें बताया जाएगा। तो ये कुछ सेक्शन थे। उसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस अधिनियम के अंदर कौन सी जो सूचनाएं हैं वह छूट प्राप्त हैं, यानी कि एग्जेम्पशन है, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो इसके अंदर एग्जेम्प्टेड है। तो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 जो दिए हैं उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी जो सूचनाएं हैं वह आपको आरटीआई के द्वारा प्राप्त नहीं होगी। पर उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है यानी कि जो लोक हित है वह उसके निजी हित से ज़्यादा ऊपरी है, यानी कि ज़्यादा फ़ायदा अगर आपको पब्लिक इंटरेस्ट में उसको बताने से मिलता है तो उसमें वह ऐसी सूचनाएँ दी जा सकेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। आज हम बात करेंगे जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो गठन है वो कौन करेगा, इसके अंदर कौन कितने मेंबर्स होंगे, उनकी पदावधि यानी कि उनकी जो ऑफिस टाइम पीरियड है, उनका टर्म पीरियड है वो कितना होगा, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो के। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए और उस पर ऑल क्लिक करिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। इस धारा के द्वारा यह बताया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, और ऐसे जो मेंबर्स होंगे उनको नियुक्त होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखनी होगी, यानी कि उनके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठित किया जाएगा। इसके अंदर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 जो है सेंट्रल सूचना आयुक्त हो सकेंगे। इनकी जो नियुक्ति है वह 3 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब जो 3 सदस्यीय कमेटी होगी उसमें वो 3 मेंबर कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा के विपक्ष का नेता यानी कि जो हाउस ऑफ पीपल है उसमें ऑपोजिशन लीडर, तीसरा ऐसा मिनिस्टर जो सेंट्रल मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस कमेटी के लिए नॉमिनेट किया जाए। तो ये जो 3 सदस्यीय कमेटी होगी यह उन नामों की सिफारिश करेगी जिन्हें जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद पर। अब ऐसे पद पर नियुक्त होने के लिए उनके पास क्या जो है एलिजिबिलिटी होना चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स बताई गई हैं जिसका नॉलेज उन्हें होना चाहिए, जिसके बारे में वह समाज के अंदर जो है जनजीवन के अंदर विख्यात होना चाहिए। जैसे कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि यानी कि लॉ या साइंस एंड टेक्नोलॉजी या सोशल सर्विस या मैनेजमेंट या जर्नलिज्म या फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके पास इन सब चीज़ों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि नॉलेज होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से इन सब चीज़ों के अंदर या इन फील्ड्स के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है, उस सब का उनके पास एक डीप नॉलेज होना चाहिए ताकि वह सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर कार्य कर सकें।
अब उनके पास क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में भी इसमें बताया गया है कि जो ऐसे मेंबर होंगे जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे, वह संसद यानी कि पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं होना चाहिए या किसी दूसरे बिजनेस में उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना है कि कब जो है उन्हें इसके लिए नियुक्त किया जाएगा, और अगर वो ऐसे किसी पॉइंट यानी कि ऐसे किसी पद पर हैं जो कि लाभ का पद है या संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर मेंबर हैं, तो जो है उन्हें इसके लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसका जो मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर है वह दिल्ली में है, और जो है केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से इसका जो मुख्यालय है वह देश के किसी और भाग में भी बनाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे हमें याद रखना है। सेक्शन 13, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, पदावधि और सेवा शर्तें। इस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त या जो सूचना आयुक्त होंगे वह अपने पद को कब तक धारण करेंगे, या फिर उनका जो पद का जो पदावधि होगी यानी कि जिनका टर्म पीरियड होगा वो कितना होगा। तो 2019 के अमेंडमेंट के बाद यहाँ यह व्यवस्था की गई कि वो उनका पद जो उनकी पदावधि होगी वह इतनी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए, परंतु 65 ईयर्स की आयु प्राप्त करने के बाद वह उस पद को धारण नहीं करेंगे। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त जो है उस पद के लिए पुनर्नियुक्त यानी कि रीअपॉइंटमेंट उनका नहीं किया जाएगा। यह हमें यहाँ पर याद रखना है। मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त है वह अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त व्यक्ति से शपथ लेंगे। अब जो मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त हैं वह अपने जो पद त्याग या जो अपना इस्तीफा है वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना जो हस्ताक्षर है उसके द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। तो इसके अंदर हमें ये याद रखना है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वह अपना इस्तीफा किससे देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अंदर एक और जो चीज़ है कि जो ऊपर प्रोविज़न दिया गया है कि या तो वो 65 ईयर्स की एज अटेंड कर लेते हैं तो अपना जो है वो पद धारण नहीं कर सकेंगे, या फिर जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएगी वो टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जो है सेक्शन 14 के अंदर कुछ प्रोविज़न्स किए गए हैं जिसके अंतर्गत जो है उन्हें अपने पद से हटाया जा सकेगा। उनके वेतन और भत्ते वह होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएं। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेक्शन 13 के अंदर। इसमें हमें याद रखना है कि जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वह यह है कि केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाएगा उनके पदावधि को। इससे पहले यहाँ पर जो था वह यह था कि जब ये पद धारण करते थे उस पद धारण की तारीख से 5 वर्ष तक जो है उस पद पर बने रहते थे। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है। सेक्शन 14, सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। जैसा कि सेक्शन 13 में हमने देखा कि सेक्शन 14 के अंतर्गत रीति से जो है मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो वो क्या होगी? पहला कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के पश्चात रिपोर्ट दी हो कि उसे उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। यहाँ यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है यदि वह आदेश करते हैं कि जो मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसके बारे में जो जानकारी मिली है या जो रिपोर्ट आई है कि वह जो है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है यानी कि कैपेबल नहीं है उस पद को धारण करने के लिए, तब ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं वह सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देंगे कि वह इस बारे में जो है एक रिपोर्ट बनाए और ऐसी रिपोर्ट जो है तैयार कर राष्ट्रपति को दे कि क्या उसे अपने पद से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो उस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति जो हैं मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को अपने पद से हटा सकेंगे। परंतु जो है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को पद से हटा सकेंगे, मतलब बिना सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो है रिपोर्ट प्राप्त करने की जो प्रोसीजर है जो कि सबसेक्शन 1 में हमने देखी वह फॉलो करे बिना भी कब जो है राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को अपने पद से हटा सकेंगे। तो या तो वह दिवालिया घोषित हो जाते हैं यानी कि इंसॉल्वेंसी, या फिर किसी अपराध में दोष सिद्ध हुआ हो,
या अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वेतनिक नियोजन में लगा हुआ हो, यानी कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई बिजनेस कर रहे हों जहाँ से उन्हें आय हो रही हो, तब ऐसी स्थिति में यदि ये प्रूव हो जाता है तो जो राष्ट्रपति हैं वह उन्हें अपने पद से हटा सकेंगे बिना सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट मांगे। सेक्शन 15 यहाँ से चालू होता है चैप्टर 4, जिसके अंदर बताया गया है राज्य सूचना आयोग। सबसे पहले हमने देखा चैप्टर 3, जिसके अंदर हमने देखा केंद्र सूचना आयोग, सेक्शन 13, 14 और 15, सेक्शन 12, 13 और 14। अब हम बात करते हैं राज्य सूचना आयोग की, जो कि सेक्शन 15, 16 और 17 में बताया गया है। तो यह जो है सेम टू सेम जैसा कि हमने सेक्शन 12 में देखा था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं बदली गई हैं, तो वही हमें यहाँ पर याद रखनी है। जैसे कि राज्य सूचना आयोग का गठन जो है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और इसके अंदर एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, यानी कि जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है वह होगा, और उसके साथ 10 सूचना आयुक्त हो सकेंगे। इनकी भी जो नियुक्ति है वह 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। अब वो 3 सदस्यीय कमेटी में कौन मेंबर्स होंगे, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, दूसरा यहाँ पर जो विधानसभा है उसमें विपक्ष का नेता यानी कि अपोजिशन लीडर, और तीसरा जो मंत्री परिषद है उसमें से जो मुख्यमंत्री द्वारा नॉमिनेट किया जाए वह मंत्री, यानी कि जो ये 3 सदस्य होंगे वह सिफारिश करेंगे और उस सिफारिश के आधार पर राज्यपाल जो हैं यहाँ पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। इनके अंतर भी यानी कि जो ये मेंबर्स जो यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, तो वही होगी जो कि हमने सेक्शन 12 के अंदर देखी थी। सेक्शन 16 टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, पदावधि और सेवा शर्तें। अब जैसा कि अभी हमने सेक्शन 13 के अंदर देखा कि क्या उनकी पदावधि और सेवा शर्तें होंगी, तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि उसके अंदर 2019 में अमेंडमेंट किया गया, वही अमेंडमेंट यहाँ पर भी सेक्शन 16 के अंदर भी किया गया है। तो जो इनकी टर्म ऑफ ऑफिस यानी कि जो पदावधि होगी वो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएगी। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि जो राज्य सूचना आयोग है इसका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके मेंबर्स भी जो हैं राज्य सरकार की जो समिति होती है और जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन जो इनका पदावधि यानी कि जो इनका टर्म ऑफ ऑफिस है वह केंद्र सरकार के द्वारा विहित किया जाएगा। और या फिर जो है परंतु 65 ईयर्स की आयु यदि उन्होंने प्राप्त करने के बाद जो है वह पद को धारण नहीं करेंगे, जैसा कि हमने सेक्शन 13 में देखा था। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि रीअपॉइंटमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या जो सूचना आयुक्त हैं वह अपने पद ग्रहण से पहले राज्यपाल या उनके द्वारा इस निमित्त व्यक्ति से शपथ लेंगे। तो जैसा कि हमने सेक्शन 13 में देखा कि राष्ट्रपति से शपथ लेंगे, वैसे ही राज्य के अंदर जो है राज्यपाल से शपथ लेंगे और जो अपना इस्तीफा है वह भी वह यहाँ पर राज्यपाल को ही सौंपेंगे। और जो ऊपर दी गई है यानी कि या तो उनका टर्म पीरियड खत्म हो जाता है या वो 65 ईयर्स ऑफ एज अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपना पद धारण नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि उनको हटाना हो तो उसके लिए जो प्रोविज़न है वह यहाँ पर सेक्शन 17 में दिए गए हैं। जैसे कि हमने सेक्शन 14 में केंद्र सूचना आयोग के लिए देखे, वैसे ही जो प्रोविज़न हैं वो सेक्शन 17 में यहाँ पर राज्य सूचना आयोग के लिए दिए गए हैं। इनके जो वेतन भत्ते होंगे वो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि जो वेतन भत्ते होंगे और जो इनकी जो टर्म पीरियड होगी वह दोनों ही चीज़ें जो राज्य सूचना आयोग है और जो केंद्र सूचना आयोग है उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा ही विहित की जाएगी। यह यहाँ हमें याद रखना है। सेक्शन 17 राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता यानी कि इनकैपेसिटी के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के पश्चात रिपोर्ट दी हो और उस आधार पर उसे हटा दिया जाना चाहिए। तो जैसा कि हमने अभी सेक्शन 14 के अंदर देखा, सेम प्रोविजंस यहाँ पर भी दिए गए हैं कि उसे कब अपने जो पद से हटाया जाएगा। तो या तो यदि वो दिवालिया हो गया हो या किसी अपराध में दोषी सिद्ध हुआ हो, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वेतनिक नियोजन में लगा हुआ हो, तो इन सारे ही रीजंस की वजह से उसे यहाँ अपने पद से उसका टर्म पीरियड पूरा होने से पहले हटाया जा सकेगा। तो यह थे इसके चैप्टर 3 और चैप्टर 4 यानी कि केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। अब इसका जो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है कंटिन्यू करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इससे रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उसका एक वीडियो हम अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।